हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यह प्रश्न जरूर तैयार कर लेना है आप लोगों को। ये ऐसे प्रश्न है कि हमेशा से पूछे जाते हैं एग्जाम में और इस बार भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह प्रश्न 3 नंबर के लिए, पहला प्रश्न हमने यहाँ पे लिख चुका हूं कि 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न यह है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इसको आप लोगों को तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। पहला क्वेश्चन तो लिखेंगे, देखिए इसका आंसर कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन के दौरान एक जुलूस निकाला जा रहा था। अब इतना पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि 5 फरवरी, डेट मालूम होना चाहिए कि 5 फरवरी 1922 को हमारे उत्तर प्रदेश के जिला है गोरखपुर, वहां पे एक चौरी चौरा नामक एक छोटा गांव है, वहीं पे असहयोग आंदोलन के दौरान एक क्या निकाला गया, जुलूस निकाला जा रहा था। इसका नेतृत्व कर रहे लोगों पर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। जितने लोगों ने इसका समर्थन किए थे उतने लोगों पे पुलिस ने क्या किया, लाठीचार्ज कर दिया था, जिससे भीड़ आक्रोशित हो गई। ठीक है, उस पर लाठीचार्ज करने पर क्या हुआ कि जितने भी भीड़ थे सब क्या हुए, क्रोध में आ गए तथा उसने पुलिस बल पर हमला कर दिया। फिर वो लोग क्या किए, जितने लोग पे वो लोग लाठीचार्ज किए थे, फिर पूरे भीड़ ने क्या किया, पूरे पुलिस पे हमला कर दिया और पुलिस के जवान अपनी जान बचाने को कहां पे, थाने में छिप गए। अपने जान बचाने के लिए सारे पुलिस कर्मियों ने कहां पे छिप गए, थाने में छिप गए। प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर कर जला दिया। जितने भी वहां पे प्रदर्शनकारियों थे, जितने भी उस आंदोलन में भाग लिए थे, सभी लोगों ने थाने को घेर कर क्या कर दिया, जला दिया, जिसमें एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान जलकर क्या हुए थे, मर गए थे। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी के इस निर्णय की अनेक नेताओं ने आलोचना की, किंतु गांधी जी अपने निर्णय पे अड़िग रहे हैं। कह रहे हैं कि इस घटना को देखने के बाद गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया। और कह रहे हैं कि बहुत सारे नेता थे जो कि आलोचना किया कि नहीं इस आंदोलन को चलाया जाए, लेकिन गांधी जी अपने जो निर्णय पे क्या रहे, अड़िग रहे, डटे रहे। तो यह था पूरी कहानी आप लोगों का कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया। पूरी की पूरी कहानी हमने आप लोगों को बता दिया और आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा। इसे याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2023 बोर्ड एग्जाम में। पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 नंबर के लिए प्रश्न। आगे अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह भी प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। पूछ रहा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। और यह प्रश्न आप लोगों को मैं बता दूं 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उत्तर देंगे कि संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इतावली राज्यों को सर्वसंपत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया। रोम सार्डिनिया का एक क्या बना दिया गया, उनको हिस्सा बना गया। इस तरह इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871 ईस्वी में हुआ। देखिए शॉर्टकट में हमसे पूछा था, दो नंबर का, तो भाई शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में हमसे पूछ लिया कि इटली का एकीकरण कब हुआ। हम आराम से बता देंगे कि संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुआ था और वहां पे बहुत इतावली राज्य थे जो कि सर्वसंपत्ति से पिडमांट को एकजुट किया गया और रोम सार्डिनिया का हिस्सा वो लोग बन गए। और इस तरह इटली का एकीकरण कब हो गया, 1871 ईस्वी में हो गया। सिंपल जवाब देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी भरने के चक्कर में नहीं। 2 नंबर का तो इतना ही लिखना पड़ता है, यानी कि 2 नंबर का तो एक पेज पूरा लोग लिख दोगे, 2 पेज लिख दोगे कि ज्यादा लिखने पे ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो नहीं। 2 नंबर को पूछा उसके हिसाब से ही आंसर आप लिखोगे, बेटर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमसे प्रश्न पूछ लिया कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए, तो लिखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कहां से होता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से। जबकि काली जो मिट्टी होती है इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रिया से बनी लावाकृत शैलों के अपक्षय से होता है। जब ज्वालामुखी आती है तो वहां पे लावा निकलता है, तो लावा एक जगह जमा हो जाता है बड़े बड़े शैलों में, उसके अपक्षय से होता है किसका निर्माण, तो काली मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी भी हमने बता दिया और काली मिट्टी भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2022 में तो 2-3 पेपर में यह पूछा था। ठीक है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग आंसर देंगे कि पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु, कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है,
पूर्ति करने में सक्षम है और जिसे बनाने के लिए औद्योगिकी उपलब्ध हैं तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से क्या है, मान्य है, संसाधन कहलाती है। कितना अच्छा जवाब है इसका कि कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में वो सारी वस्तुएं जो उपलब्ध हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की क्या करती हूँ, पूर्ति करती हूँ, जिसे बनाने के लिए औद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य या सांस्कृतिक रूप से क्या हो, मान्य हो, संसाधन कहलाते हैं। सिंपल जवाब देंगे, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, सिंपल है कि काली मिट्टी भारत के किन 2 राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो देखिए काली मिट्टी जो है, एक तो महाराष्ट्र में और दूसरा गुजरात में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी यही 2 राज्यों में बता देता हूं, महाराष्ट्र और गुजरात में। बस 2 लाइन का आंसर है, आप दोगे 2 नंबर, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को यह प्रश्न नंबर 5वां जो था क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट आप लोगों को इसमें नहीं होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। और देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, हम लोग लिखेंगे कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाओं को स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय बहुउद्देशीय परियोजना को शुरू किया गया और इस परियोजना का उद्देश्य नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंधक विकसित करना। इसका उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े नदी हैं वहां पे जल को संग्रहित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, बांध बनाकर चाहे जिस प्रकार से भी, और इकट्ठा करने के बाद जल संसाधनों का यहाँ पे क्या किया जाए, समुचित प्रबंधक विकसित करना था उन लोगों का, यह उद्देश्य, यह कारण था, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए चलाया गया था। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 6। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, यहां से तो एक प्रश्न बनना तय है भाई, इसको आप नोट कर लो कि रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। चाहे रबी पूछ ले चाहे खरीफ, लेकिन देता है जरूर। रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय, तो लिखेंगे कि गेहूं एक रबी की फसल है जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य क्या होती है, काट ली जाती है, ठीक है। रबी की फसल कहलाती है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर ये था आप लोगों का 7वां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें, रबी की बात किया ना तो खरीफ कैसे छोड़ सकता हूँ, खरीफ भी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब अगला प्रश्न है कि खरीफ की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लिखेंगे कि खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है। देखिए खरीफ की फसलें कब, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे में हुआ धान, जैसे इस समय का सीजन चल रहा है, ठीक है। धान ने क्या है, खरीफ की फसल है। देखिएगा अक्टूबर आने वाला है ना आप लोगों को, अक्टूबर या नवंबर, नवंबर जाते जाते कटने लगता है धान, कट जाता है पूरा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को खरीफ की फसल भी यहाँ पे प्रश्न नंबर 8वें के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। लिखेंगे हम लोग कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 2 उपाय निम्नलिखित है। कौन कौन से, तो देखिए एक तो पहला उपाय यह है कि किसानों को अनंत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए। किसानों को उन्नत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए। और दूसरा इसका यह उपाय है कि उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण को व्यवस्था होनी चाहिए। कह रहा जो उपज है उसका पर्याप्त अच्छा मूल्य मिलना चाहिए और उसका भंडारण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह 2 उपाय हैं, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के जो सफल बनाने के लिए 2 उपाय हमने आप लोगों को बता दिया क्वेश्चन नंबर 9 के माध्यम से, और क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यह प्रश्न अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 10वां, ये प्रश्न नंबर 9 था ना, प्रश्न नंबर 10वां देखिए। प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है कि धातु, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि धात्विक खनिज क्या होते हैं और 2 खनिजों के नाम भी बताना है। लिखेंगे जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिनमें क्या होती है, चमक होती है, तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में डाला जा सकता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाता है। जैसे लोहा हुआ, सोना हुआ। देखिए लोहा, सोना ये सब धात्विक है। इसको मैं चाहूंगा तो पीट कर चादर के रूप में भी कर सकता हूं, चाहेंगे तो इसे हम लोग तारों के रूप में इसके बना सकते हैं। देखिए धातुओं में क्या होती है, कह रहा है कि जिन खनिजों में धातु प्राप्त होती है, पहली बात चमक भी होती है, कूट पीट कर उसको चादर के रूप में डाल सकते हैं और तारे के रूप में खींच भी सकते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा और सोना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया। ये 10 ही बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। यहाँ से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा 2023 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 95% का टारगेट रख के हम लोग तैयारी करा रहे हैं अच्छे तरीके से, और कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो वीडियो कैसे लगे बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।